हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीसीएच में। और मुझे पूरी खुशी है, पूरी उम्मीद है कि जितनी मेहनत हम लोग आपके साथ में कर रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, यानी हमारी पूरी टीम यानी पूरी सीसीएच फैमिली, उसी उम्मीद से या उतनी मेहनत के साथ आप भी मेहनत कर रहे होंगे। ओके गाइज, सो मेरा नाम कपिल। ज्योग्राफी की इस सीरीज में हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसे लास्ट टाइम कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, तो एक बार आप यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके जो पिछली वीडियोस हो चुकी हैं या फिर जो पिछले टॉपिक हो चुके हैं उनको एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद जब आप ये चीजें देखेंगे, ये वाला टॉपिक देखेंगे, तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके गाइज, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? भूकंप एवं ज्वालामुखी, या मैं कहूं अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। यहाँ पे मैंने वोल्केनो जानबूझ के लिखा है ना, वोल्केनोज होता है वैसे तो, बट कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही आप देखेंगे, ये कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, इसमें क्या है, छोटी सी बात हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे ये है भूकंप। भूकंप यानी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है कि जैसे एक, अब भूकंप क्या है? दरअसल एक वाइब्रेशन है, एक पृथ्वी का एक कंपन है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहां पे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे अगर कुछ बताऊं, इसमें कुछ बातें। एक मिनट में इसका ये बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, कलर। हाँ, ये वाला ले लेते हैं। जैसे यहां पे अर्थक्वेक यानी भूकंप, अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप यानी क्या है? भूकंप आपके पेपर में यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? जैसे आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं या जो अब तक बने हैं वो ये है कि जैसे एपिसेंटर क्या है। एपिसेंटर मतलब आपका अधिकेंद्र क्या है, आपका हाइपोसेंटर क्या है या फोकस क्या है। ठीक है, कहां पे होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि कौन कौन सी यहां से सीस्मिक वेव्स, यानी जो अर्थक्वेक की जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, वो यानी भूकंप की जो एक तरंगे होती हैं, कौन कौन सी हैं, या मैं कहूं कितनी है, वो कहां कहां पे चलती है, उनकी स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। ठीक, अब इसके कारण क्या है? हमारी अर्थ पे यानी हमारी पृथ्वी पे कौन कौन से अर्थक्वेक बड़े लेवल पे है, या मैं कहूं अर्थक्वेक जोन बड़े बड़े लेवल पे है, या मैं कहूं वो क्षेत्र जहां पे भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आते हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से है। भारत में अगर मैं कहूं, भारत के किस हिस्से में भूकंप ज्यादा आते हैं, या भारत में कौन कौन से अर्थक्वेक जोन है, या भारत में कितने अर्थक्वेक जोन है। ठीक है, दिल्ली किस में आती है, या मैं कहूं नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया किस अर्थक्वेक जोन में आता है। वो सारी की सारी बातें या वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से अराइज होते हैं। ओके गाइस, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि भूकंप, भूकंप इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे इसमें देखते हैं, अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप यानी पेन को थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूं। कोज क्या है, यानी इसके रीजन क्या है, यानी इसके कारण क्या है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद में अर्थक्वेक सीस्मिक वेव्स, या मैं कहूं सीस्मिक वेव्स, सीस्मिक वेव्स यानी भूकंप तरंगे। ठीक, जैसे कारण क्या है? कारण जो हमारे पास में इसके दो होते हैं, है ना? अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो एक होता है नेचुरल कॉज, यानी कि प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण। एक होता है जी एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक कॉज यानी रीजन, यानी मानव जनित कारण, जिसके लिए मानव जाति जिम्मेदार है। मानव जनित कारण। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहां पे। उसके बाद में आप देखते हैं यहां
भूकंपीय एक तरंगे, इसको आप दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। जैसे एक होती है हमारे पास में बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स मतलब जो धरती के अंदरूनी भाग में चलती है, जो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में ट्रेवल करती है, उनको बोलते हैं बॉडी वेव्स। एक है हमारे पास में कौन सी जी, सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स। अच्छा, बॉडी वेव्स होती है हमारे पास में कौन सी, पी वेव्स। एक होती है हमारे पास में एस वेव्स। ठीक, एक मिनट, पी वेव्स और ये एस वेव्स। ठीक है, सरफेस वेव्स में आती हैं आपकी कौन सी, जैसे आपकी एल वेव्स। एल वेव्स का मतलब लव वेव्स क्या होती हैं वो भी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में आगे। एक होती है आपकी आर वेव्स। इन्हें सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे, धरातलीय एक तरंगे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये धरातल के निकट चलती हैं। इनको बॉडी वेव्स, हिंदी में भी बॉडी वेव्स ही इनको बोलते हैं। अब इनकी खास खास बातें क्या होंगी वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बट यहां से टॉपिक को शुरू कर लेते हैं जी, कि जहां से आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक कारण क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कारण क्या है, सिस्मिक वेव्स यानी जो भूकंप आने के बाद में जिन एक तरंगों का उद्गम होता है भूकंप वाली, उन्हें आप कौन कौन सी कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं, वो सारी बातें। ठीक, यहां से तो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं इसको। जैसे प्राकृतिक कारण में जैसे आप देखते हैं एक प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है वो भी देखेंगे। जैसे वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी के क्षेत्र जो प्राकृतिक कारण है। जैसे कोई अगर हमारी धरती से उल्कापिंड अगर टकरा जाए तो वो भी प्राकृतिक कारण में आएगा, यानी उल्कापिंड, यानी उल्कापिंड के टकराने से, उल्कापिंड के टकराने से। जैसे लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन, यानी भूस्खलन। जैसे बड़े लेवल पे कहां पे हुआ था, वायनाड में, जहां पे कई सौ लोग, 100 से ज्यादा लोग दब के मर गए थे। कुछ की तो बॉडीज अब तक भी नहीं मिली है वहां पे, है ना, केरल के वायनाड में बड़ा हादसा हुआ था लैंडस्लाइड से। ठीक, तो ये क्या है जी, ये कुछ बड़े कारण हैं। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनोज, मेटेओराइट, लैंडस्लाइड, है ना, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, यानी इनके कारण जो होते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं, या इनकी वजह से जो भूकंप आएंगे उनको आप काउंट करेंगे प्राकृतिक कारणों में। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देख लेते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्या है, उसको अगली स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे दूसरा कारण क्या था जी हमारे पास में, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक कोज यानी मानव जनित कारण, यानी मानव जनित कारण। ध्यान देना, ये आपके पेपर में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारण नहीं है भूकंप का। ठीक है, हल्के में मत लेना इसको। मानव जनित कारण यानी जिनके लिए मानव जिम्मेदार है, उनकी विकासात्मक गतिविधियां जिम्मेदार है। ठीक है, जैसे यहां पे क्या होगा, पहला जैसे आप लोग देखते हैं हाई बिल्डिंग्स। हाई बिल्डिंग्स का मतलब क्या है जी, यहां पे ऊंची इमारतें। ठीक है, ऊंची इमारतें। देखो यहां पे जो मानव जनित कारण होते हैं, इनका मतलब ये नहीं कि बड़े लेवल पे भूकंप आएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि भाई दिल्ली में इमारतें कुछ गिर गई और भूकंप आ रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि स्मॉल यानी थोड़े से एरिया में, छोटे से एरिया में कुछ कंपन होगा अर्थ में, है ना, इन सब के होने से, तो उसको बोलते हैं छोटे लेवल के भूकंप। ठीक, ऐसा बिल्कुल मत आप सोचना कि जी वहां पे
जैसे कहीं पे भी रेवाड़ी में कह लो, आप गुड़गांव में कह लो, मेरठ में कह लो, आप कहीं पे भी, कि कुछ बिल्डिंगें गिर गई और भूकंप आ रहा गोवा में, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाई बिल्डिंग्स यानी ऊंची इमारतें। उसके बाद में आप देखते हैं कि लार्ज डैम, लार्ज डैम यानी बड़े बांध, इनके कारण से भी आता है भूकंप। क्या है देखेंगे इनको भी। जैसे माइनिंग, माइनिंग मतलब खनन, ठीक है, जैसे खनन खाने, या माइनिंग खनन या खानों की वजह से जो खान होती हैं, है ना, जैसे कोयले की खान हो गई, है ना, हीरे की खान हो गई, गोल्ड माइंस हो गई, उनकी वजह से जब आप उनको ज्यादा गहराई पे खोद देते हैं तो अचानक से धरती वहां पे जो है बैठ जाती है, तो छोटे से एरिया में, उस रीजनल एरिया में वहां पे कंपन होता है, उसे आप लोग बोल सकते हैं मानव जनित कारण, ठीक है, खाने। और यहाँ पे मानव जनित कारणों में जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एटॉमिक एक्सपेरिमेंट, आपका एटॉमिक एक्सपेरिमेंट यानी परमाणु परीक्षण। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ लेते हैं कि परमाणु परीक्षण किस कारण में से है, प्राकृतिक कारणों में या मानव जनित कारणों में। परमाणु परीक्षण हमने भी कुछ किए हैं परमाणु परीक्षण, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण पहला हुआ था हमारा, इंदिरा गांधी जी के समय में, ठीक है। उसके बाद में 1998 में भी कुछ परमाणु परीक्षण किए गए थे, और उसके बाद से अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ बैन लगा दिए थे कि भाई अब इनको न्यूक्लियर सप्लाई नहीं की जाएगी। हालांकि 2008 के बाद से जब बराक ओबामा यहाँ पे आए थे, तो उनकी वजह से हमारे ऊपर से कुछ जो बैन थे वो हटा लिए गए थे। उसके पीछे भी कुछ और कारण रहे थे, उन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, बस आप ये चीज समझ लो कि यहाँ पे क्या था जी, ये प्राकृतिक कारण और ये आपका एंथ्रोपोजेनिक कारण। अब इसको धीरे 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 एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये सारी बातें डिटेल से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो चीज मैं भी जानता हूं कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, अच्छे से पता है, ठीक है। अब कहां से बन सकते हैं वो चीज भी हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ ही रहे हैं अर्थक्वेक, भूकंप, तो क्यों ना इसको अच्छे से ही पढ़ लिया जाए, है ना, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो वहां से कोई आपको प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। जैसे यहां से इस टॉपिक से ज्यादातर, या मैं कहूं लगभग लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन पूछने का पार्ट है वो यहीं से रहता है कि भाई आपका एपिसेंटर क्या है, ठीक, यानी एपिसेंटर वो वाला भाग जहां पे भूकंप की एक तरंगे सबसे पहले जाके टकराती है, उसको आप लोग बोलते हैं क्या, एपिसेंटर। फोकस यानी हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर वो वाला एरिया होता है जहां पे भूकंप का उद्गम होता है, ठीक है, वहां से सभी दिशाओं में सीस्मिक वेव्स ट्रेवल करती हैं पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से लेके और धरातल के निकट तक वाले हिस्से में। बात समझ आई। तो वो चीजें हमारी दो चार लाइन में हो सकती है। मैग्नीट्यूड को हम किस पे मापते हैं, रिक्टर स्केल क्या है, मर्केल स्केल क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, ठीक है, वो सारी बातें तो 4-5 लाइन में हो जाएगी जी, वो तो फिर आपको ना रटवाना ही हो जाएगा मेरा। बात समझ आई। तो जब हम लोग टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या है जी, प्लेट टेक्टोनिक, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार इंडिविजुअली। प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है देखेंगे इसको। प्लेट विवर्तनिकी, देखो प्लेट क्या है, दरअसल जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारी भूपर्पटी है, भूपर्पटी चाहे वो लैंड पार्ट की हो, ठीक है, भूपर्पटी चाहे वो समुद्र की जो धरती है उस वाली हो, ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं क्या, कि जैसे अब कॉन्टिनेंटल जो प्लेट बोल सकते हैं, एक ओशियनिक प्लेट हो सकती है, महासागरीय प्लेट जैसे प्रशांत महासागर की प्लेट। बात समझ आई। तो ये क्या है कि ये जो है ये मिनरल से बनी होती हैं, चट्टानों से जो बनी होती हैं, तो इन्हीं को आप लोग क्या बोलते हैं, प्लेट। तो बड़ी बड़ी प्लेट हमारे पास में 7 से 8 हैं, छोटी प्लेट हमारे पास में 100+ है, ठीक है। जैसे कि आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप एक प्लेट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक प्लेट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक प्लेट है ना, यूरोप एशिया वाला पार्ट मिला के अगर आप देखें तो यूरेशिया एक प्लेट है हमारे पास में, ठीक है। जैसे जैसे हमारी पेनिनसुलर इंडिया एक प्लेट है, ठीक है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रही थी। अब क्या है गोंडवाना लैंड, क्या है अंगारा लैंड, कैसे कैसे ये सब बने, वो भी चीज हम लोग देख लेंगे एक सेपरेट टॉपिक में, ठीक। अगर वो बात मैं यहां पे अगर समझाऊंगा तो फिर चीजें ज्यादा हो जाएंगी जिसमें। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी प्लेटों का ऐसा क्षेत्र जहां पे उनके मूवमेंट से भूकंप का जन्म होता है,
ठीक, यहाँ पे भूकंप यानी यहाँ पे प्लेट होती है हमारे पास में क्या जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स, राइट, यानी 3 टाइप्स, 3 प्रकार की प्लेट होती है हमारे पास में, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, ठीक, जैसे एक प्लेट जो एक दूसरे के दूर जा रहे, जो एक दूसरे के निकट आ रही है, एक प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाएगी, और एक प्लेट जो एक दूसरे से या एक दूसरे की साइड से निकल जाएगी। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। इसको बोलते हैं जी आप क्या, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट यानी विनाशकारी प्लेट, यानी विनाशकारी प्लेट। इसको आप बोल सकते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव प्लेट, कंस्ट्रक्टिव प्लेट, अभी सिर्फ हल्का हल्का देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट यानी निर्माणकारी प्लेट। ये इसको आप बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव प्लेट, कंजर्वेटिव प्लेट, या मैं कहूं संरक्षी प्लेट, संरक्षी प्लेट। तो ज्यादातर भूकंप जो है, ज्यादातर भूकंप जो है हमारी अर्थ पे, वो इन्हीं प्लेटों के आसपास आ रहे होते हैं जी, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे जैसे इनको, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इधर ही समझा दूं आपको। जैसे विनाशकारी प्लेट क्या होगा, पेन का रंग दिख रहा है आपको, ठीक है दिखेगा। जैसे ये प्लेट ऐसे, ये प्लेट यह है ऐसे, यहां पे आके सपोज एक टकरा गई, तो टकराने से जो कंपन पैदा होगा, और उस कंपन से जो हमारे पास में भूकंपीय जो एक तरंगे हैं वो जन्म लेंगी, तो उनको हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे, उनकी है ना, उनकी जो वेलोसिटी है या फिर जो उनकी जो एक तीव्रता है, जो एक ट्रेवल की, उसके हिसाब से। तो क्या होगा कि ये दोनों प्लेट जहां पे भी टकराएंगी, उस वाले एरिया में क्या होगा जी, भूकंप का जन्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये विनाशकारी प्लेटों की वजह से उत्पन्न होने वाला भूकंप, उसको बोल देंगे हम। यहां पे क्या होगा, निर्माणकारी प्लेट, जैसे ये प्लेट है हमारे पास में, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, तो क्या होगा, फॉल्ट होगा यहाँ पे, है ना। फॉल्ट मतलब क्रैक आएंगी, दरार आएंगी, तो जब एक हिस्से से भूमि अलग अलग जाएगी ऐसे, तो कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ना जी इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे भी हल्के से भूकंप आएंगे, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं कहाँ पे, अटलांटिक रिज वाले क्षेत्र में यहाँ से भूकंप आते हैं। ये जब प्लेट एक दूसरे से फ्रिक्शन करती हुई साइड से निकल जाएंगी, तो यहाँ पे भी भूकंप आएंगे, ठीक। तो ये कारण क्या है जी हमारे पास में, ये कारण है कौन से, प्लेट टेक्टोनिक, यानी ये कारण है प्राकृतिक कारणों में से एक, प्लेट टेक्टोनिक। अब यहाँ पे कुछ बातें और देखते हैं आप। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेट हमारे पास में जो महाद्वीपीय प्लेट भी होती है और महासागरीय प्लेट भी होती है। अच्छा, महासागरीय प्लेट कौन सी होती है, कि जैसे आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, ठीक है, और भी जैसे कि आपके जैसे समुद्रों के नीचे वाली जो प्लेट होती है, उनको आप इसमें आप काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे एक प्लेट हो गई जी, कौन सी, महाद्वीपीय प्लेट, यानी इसको बोलते हैं आप क्या जी, इधर कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। एक होती है हमारे पास में, पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेता हूं, व्हाइट ही कर लेता हूं, येलो, ठीक है। एक होती है हमारे पास में जी, कौन सी, ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक प्लेट मतलब महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, अब यहां पे देखते हैं आप कि यहां से पहाड़ बनने का रेशो भी शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि आपका रॉकी माउंटेन है, जैसे कि आपका एंडीज माउंटेन है, ये महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के टकराने से इनका जन्म हुआ, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट इसमें और भी आएंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के हिसाब से इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट गति के आधार पे 3 तरह की होती हैं, यानी जो एक दूसरे के पास आती है उनको आप लोग बोलते क्या हो, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, और जो एक दूसरे से दूर जा रही होती है उनको आप लोग बोलते क्या है जी, कंस्ट्रक्टिव प्लेट, और जो दूसरे की साइड से इधर निकल जाती है उनको आप लोग क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव प्लेट, ठीक। जैसे मैं यहां पे अगर बताऊं आपको,
यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया हमारा। जैसे वोल्केनो, वोल्केनो को मैं आपको इधर ही बता रहा हूँ थोड़ा सा। वोल्केनो जैसे क्या है कि बैनी ऑफ जोन, जिसे आप मैग्मा चैम्बर भी आप लोग बोल सकते हैं, यानी बैनी ऑफ जोन हमारी धरती के नीचे एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे मैग्मा पिघली हुई अवस्था में होता है। जब वो मैग्मा हमारी क्रस्ट को तोड़ता हुआ बाहर आता है तो ज्वालामुखी क्षेत्रों में भूकंप का जन्म होता है। ठीक, तो उस वजह से भी यहाँ पे क्या आते हैं जी आपके, उस वजह से भी यहाँ पे भूकंप आते हैं उस वाले क्षेत्र में जहां पे वोल्केनिसिटी यानी ज्वालामुखी क्रिया होती है। ध्यान देना, वोल्केनोज और वोल्केनिसिटी दोनों में फर्क होता है। वोल्केनोज का मतलब ज्वालामुखी या फिर कई ज्वालामुखी हो गए, क्लियर है। वोल्केनिसिटी क्या होती है, वोल्केनिसिटी होती है कि वोल्केनो के फटने से लेके, या मैं कहूं ज्वालामुखी के फटने से लेके उसमें से जो मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है, मैग्मा धरती के अंदर बोलते हैं, और जब वो मैग्मा धरती पे बाहर आ जाता है, सरफेस पे बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, अब जब वो लावा बाहर आता है धरती पे सरफेस पे, तो बाहर निकलने से लेके ठंडा होने तक, जमने तक की पूरी प्रक्रिया को आप लोग क्या बोल देते हैं, वोल्केनिसिटी बोल देते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से भी इधर क्या आता है जी, आपका आता है भूकंप। यानी ज्वालामुखी भी एक कारण है, प्राकृतिक कारण है भूकंप के आने का। उसके बाद में मेटेओराइट, मेटेओराइट का मतलब उल्कापिंड। देखो आपको पता है कि हमारी अर्थ, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, या मैं कहूं जो हमारी पृथ्वी के बाद जो एक प्लेनेट आता है, कौन सा है, हमारा मंगल। आपको पता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पेटी मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक, उसमें ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं जो वैज्ञानिक है कि 40,000 से ज्यादा छोटे छोटे रॉकी एलिमेंट हैं वहां पे, है ना, चट्टानी टुकड़े हैं उस पूरी बेल्ट में, और वो पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट सूरज के चारों ओर घूम रही होती है। सपोज उनकी जब आपस में अगर टक्कर हो जाती है किसी भी कारण से, और टकराने के बाद में उनमें से किसी एक की एक दिशा अगर धरती की तरफ हो जाए तो वो हिस्सा, तो वो चट्टान का जो टुकड़ा है जिसको आप लोग उल्कापिंड बोलते हैं, हालांकि उल्कापिंड उल्काजम दोनों में फर्क होता है। क्या होता है, इतनी बारीकी से आप मत सीखिए, बस इतना ही आप जान लो कि भाई उल्कापिंड उसे बोलते हैं जब वो धरती से टकरा जाएगा, कोई भी आकाशीय चट्टानी टुकड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, मेटेओराइट, ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक कि आज से लगभग 10 लाख साल पहले एक आकाशीय चट्टानी टुकड़ा उल्कापिंड धरती से जो टकराया था, है ना, महाराष्ट्र में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में जो एक लोनार वाले एरिया में वो उधर जाके गिर गया। तो वहां पे उसके गिरने से जो बड़ा गड्ढा बना, उसमें टाइम बाद, है ना, टाइम टू टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद में उसमें पानी भर गया। आज उसको आप लोनार झील कहते हैं। तो जो लोनार झील बनी थी वो उल्कापिंड के टकराने से ही बनी थी महाराष्ट्र में। बात समझ आई। इसका मतलब जब वो बड़ा चट्टानी टुकड़ा वहां पे गिरा होगा तो जाहिर सी बात है उस वाले एरिया में कुछ भूकंप आया होगा ना, तो वो भी क्या है, आपका प्राकृतिक कारण है। ओके, उसके बाद में लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है, जैसे कि आप लोग देखते हैं पहाड़ों पे जाते हैं आप, ठीक है I'm sorry जी। तो उसमें क्या होता है जी कि जैसे आप लोग पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है, तो पहाड़ों पे क्या होता है कि पहाड़ों पे पेड़ पौधे तो होते ही हैं, आपने पेड़ काट दिया वहां से, तो पेड़ काटने के बाद में क्या होगा कि जाहिर सी बात है पेड़ मर जाएगा बेचारा। जब वो मर जाएगा तो क्या होगा, तो जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। क्लियर है, इसका मतलब जो पेड़ की जड़ें हैं उनकी मिट्टी पे पकड़ है वो ढीली हो जाएगी, और जब मिट्टी पे पकड़ ढीली होगी और जब उस वाले एरिया में बारिश होगी या कुछ भूकंप आने की वजह से मिट्टी हिल जाएगी, है ना, वो वाला एरिया हिल जाएगा, तो सारी की सारी लैंड बारिश के होने से या फिर किसी और कारण से जब नीचे की तरफ एकदम आएगी अचानक, तो उस वाले एरिया में थोड़ा सा, है ना, हलचल सी होती है, यानी वो वाला पार्ट भी क्या होता है, आपका भूकंप के आने का कारण होता है। अब उसके भी कई सारे साइड इफेक्ट है। सपोज सारा का सारा मलबा आके जो नदी में आ गया, तो नदी की जो पानी को ले जाने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी जी, आपकी कम हो जाएगी। और जब नदी की पानी को ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जब नदी में ज्यादा पानी आ गया बाय चांस, तो कोज टू फ्लड, यानी वो आपके बाढ़ का कारण भी बन सकता है, आसपास के एरिया में पानी फैल सकता है। तो उससे भी क्या होगा, अब वहां पे फसलें खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, वहां पे मच्छर जन्म लेंगे, डेंगू मलेरिया, बहुत सारी बातें। फिर हेल्थ इंफ्रा पे फोकस करेगी सरकार, फिर, है ना, फिर सरकार आएगी, फिर एनडीआरएफ की टीम आएगी, मतलब तो वो आप लोगों को जो है बचाने में लग जाएंगे। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है ना, तभी तो आप लोग कहते हैं कि सरकार कहती है कि भाई आप पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पे भी जाएं वहां पे प्लीज आप ऐसी कोई गंद ना फैलाएं या वहां पे कोई पेड़ पौधे ना आप काटें, है ना, जिससे बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ जाए। तो क्या लैंडस्लाइड होने की वजह से भी उस वाले एरिया में क्या आ सकता है जी, भूकंप आ सकता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक कॉज, एंथ्रोपोजेनिक कॉज यानी भूकंप में या भूकंप के मानव जनित कारण क्या हो सकते हैं वो भी देखेंगे यहाँ पे।
ये रहा, देखो इसको हल्का हल्का सा देखते हैं। हाई बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स मतलब जैसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सपोज एक टाइम के बाद में वो किसी काम की रही नहीं, ठीक, तो क्या जब उसको हम गिराएंगे या वो खुद गिर जाएंगी बाई चांस किसी भी कारण से, तो उस वाले एरिया में जब वो धड़ाम से नीचे जो जो इधर गिरेगी तो क्या होगा, उस वाले एरिया में क्या होगा जी, हल्की सी हलचल होगी, और उसी को आप क्या बोल सकते हैं कि भाई छोटे लेवल पे भूकंप यहाँ पे आया है, इसका मतलब यहाँ पे ऊंची बिल्डिंगें गिरी हैं। ठीक, उसके बाद में लार्ज डैम। अब एक बात बताइए, डैम वाला पार्ट होता है ना, बड़े बड़े बांध होते हैं, जब आप उनके पीछे इतना बड़ा पानी है ना, इतना ज्यादा पानी का भंडार करके आप रखेंगे, तो पानी का तो दबाव पड़ेगा ना जी उस वाले एरिया पे। और सपोज वो धरती जहां पे वो पानी इतना इकट्ठा हुआ है, वो पानी की वजह से अगर नीचे बैठ गई अचानक, तो क्या होगा, तो डैम टूटेगा, ठीक है, और बैठने से है ना वहां पे क्या होगा, भूमि का कुछ पार्ट हिलेगा, यानी उस वाले एरिया में भी क्या आएगा जी, आपका भूकंप आएगा, तो वो भी क्या होगा, आपका एक एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित कारण हो जाएगा, डैम की वजह से उस वाले क्षेत्र में भूकंप आने का। ठीक है, उसके बाद में माइनिंग, खनन, जैसे आपके पास में कोल माइनिंग होती है ना, गोल्ड माइनिंग होती है ना, डायमंड माइनिंग होती है, ठीक है, और भी तरह की, यानी जहां से आप धरती में गहरे गहरे खड्डे टाइप के खोद के कुछ आप वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ निकालते हैं, उसको आप खनन है ना, उसको आप खनन का नाम दे सकते हैं। बात समझिए, जब खाइयां या जब खदानें बहुत गहरी हो जाती हैं, तो क्या अचानक से जब वो गिर जाती हैं तो बैठ जाती है, तो उस वाले एरिया में हलचल होती है जी, और उसी को आप लोग क्या बोल देते हो, भूकंप बोल देते हो। तो ये भी क्या है, आपका मानव जनित कारण है, किसका, भूकंप आने का। एटॉमिक एक्सपेरिमेंट इंपोर्टेंट कारण है जी आपका, है ना, मानव जनित कारणों में सबसे इंपोर्टेंट क्या है कारण आपका, ये एटॉमिक एक्सपेरिमेंट। अब जब 1974 में पोखरण में ये हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस वाले एरिया में बड़े लेवल पे घर मकान हिल गए थे जी, ठीक है, घर मकान मतलब वो वाला पार्ट जहां पे वो लोग साइंटिस्ट लोग कुछ अपने एक चैम्बर में या फिर कुछ वाला पार्ट वहां पे रहा हो, उस वाले पार्ट में हलचल आ गई थी बिल्कुल। बात समझ गई। वैसे तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये ज्यादातर सुनसान इलाके में ही किया जाता है, जहां पे कोई एक रेजिडेंशियल एरिया ना हो, ताकि उन पे कोई साइड इफेक्ट ना पड़े इस चीज का। ठीक, तो बड़े लेवल पे वहां पे क्या है, धरती हिल गई थी, ठीक, और तब से लेके आज हम क्या हैं, हम एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। तो क्या कि परमाणु परीक्षण की वजह से भी क्या आता है जी, आपका भूकंप आता है। तो ये क्या थे जी हमारे पास में मानव जनित कारण। जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा, हमने प्राकृतिक कारण देख लिए, हमने एंथ्रोपोजेनिक कारण यानी मानव जनित कारण देख लिए। अब बात क्या है जी हमारे पास में बॉडी वेव्स, यानी जब भूकंप आएगा तो उसमें से कुछ एक तरंगों का जन्म होगा, तो उनको आप क्या नाम देंगे, उनकी जो गति के आधार पे, है ना, कहां कहां से वो ट्रेवल करेंगी, कहां से ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है, किसकी स्पीड या जो उसकी जो इंटेंसिटी या जो उसकी जो जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, वो सारी बात यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। पी वेव्स क्या है ना, एस वेव्स क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सरफेस वेव्स की मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, तो सरफेस वेव्स जो धरातल के निकट चलती हैं उनको आप लोग क्या बोल देते हो, सरफेस वेव्स बोल देते हो। लगभग ऐसी आपकी आर वेव्स होती है, आर वेव्स मतलब रिले वेव्स होती है, ठीक है, हिंदी में इनको आप लोग क्या बोलते हो जी, धरातलीय तरंग। ठीक, ओके, तो इसको अब थोड़ा सा आप शुरू कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं, सॉरी क्या हो गया भाई, अर्थक्वेक यानी भूकंप। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। इट इज अ नेचुरल इवेंट। इट इज caused due to the release of the energy which generates waves, which generate waves। इन्हीं वेव्स को आप दो पार्ट में आप डिवाइड करते हो, जैसे बॉडी वेव्स, जैसे सरफेस वेव्स। अब सरफेस वेव्स क्या थी वो भी हमने देखा। बॉडी वेव्स जैसे पी वेव्स हम लोगों ने अभी देखा थोड़ा सा, जैसे एस वेव्स, एस का मतलब सेकेंडरी वेव्स, पी का मतलब प्राइमरी वेव्स, और ये एल वेव्स और ये आर वेव्स, ठीक है जी, ये वाला। एंड डायरेक्शंस, यानी जहां से इनका जन्म होता है वहां से ये पृथ्वी के अंदर चारों दिशाओं की तरफ ट्रेवल करती हैं। ठीक, तो इसमें वही चीजें हैं कि सरल शब्दों में भूकंप का मतलब धरती का हिलना है, सिंपल वाइब्रेशन। यह एक प्राकृतिक घटना है, यह ऊर्जा के निकलने के कारण होता है, या है ना, इसका जन्म ऊर्जा के निकलने के कारण होता है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। इट इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक, और इसी एनर्जी को आप मैग्नीट्यूड में मापते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब कि भूकंप के आने से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ओके, विच जनरेट
वेव्स दैट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, जो सभी दिशाओं में वहां से मूवमेंट करती है। क्या है अभी देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद में द वाइब्रेशंस कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी है अभी, आर जनरेटेड फ्रॉम अर्थक्वेक्स दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एंड आर रिकॉर्डेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ जैसे एक ऐसा एक पेपर टाइप होता है, उस पे ये ऐसे करके, ये ऐसे करके पूरा का पूरा वो डायग्राम उधर बना देता है कि हाँ भाई इस लेवल पे यहाँ पे भूकंप आता है ना, भूकंप आया है, और वैज्ञानिक उसको देख के अनुमान जो है लगाते हैं कि ये रिक्टर स्केल पे क्या था, है ना, उसका यानी मैग्नीट्यूड कितना, यानी मैं कहूँ रिक्टर स्केल पे उसकी क्या है, यानी अगर हम देखें कि भाई उसकी इंटेंसिटी की है ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना खतरनाक आया है वो, ठीक, वो सारी बातें यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में अगर मैं हिंदी में तो आप इसको पढ़ ही लेंगे, जैसे भूकंप तरंगे वाले क्षेत्र भूकंप से उत्पन्न होते हैं जो पृथ्वी से होकर इधर गुजरते हैं। सिस्मोग्राफ ये आप याद रख लेना, नामक उपकरणों पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब सिस्मोग्राफ पे क्या मापते हैं हम लोग? भूकंप। वैसे ये कुछ ना वन लाइनर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको वैसे भी इधर बता दूंगा, ठीक, तो इसके बारे में बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है जी। जैसे यहाँ पे देखते हैं द लोकेशन below the earth surface where the earthquake starts is called hypocenter। हाइपोसेंटर के बारे में मैंने एक बार नाम लिया है पहले, है ना, इसी वीडियो में आप देखना उसको। एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब ये क्या है एपिसेंटर, क्या है हाइपोसेंटर, है ना, क्या है फोकस, इसके बारे में अभी देख रहे हैं। यहाँ पे ये दो वर्ड हैं, जैसे ध्यान देना जी, ये है हमारी अर्थ का सरफेस, सरफेस मतलब धरातल, सरफेस यानी धरातल, धरातल यानी हमारी क्रस्ट का पार्ट, यानी हमारी क्रस्ट का पार्ट, ठीक है, यानी हमारी भूपर्पटी का भाग। बात समझ आई जी यहाँ पे आपको? जैसे सपोज यहाँ पे दो प्लेट आपस में आके टकरा गई, ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट आपस में आके टकरा गई इस वाले एरिया में, तो क्या होगा कि यहां पे जब दो प्लेट आपस में टकराई हैं तो वाइब्रेशन होगा, यहां पे कंपन होगा, है ना, उसी कंपन को आप लोग क्या बोल देते हो? भूकंप बोल देते हो। अब जब यहाँ पे कंपन होगा तो यहाँ पे ना कुछ वेव्स का जन्म होगा, कुछ तरंगों का जन्म होगा, जिनको आप लोग क्या बोल देते हो? भूकंप तरंगे, ठीक है। अब वो भूकंप तरंगे यहाँ पे जनरेट होने के बाद में अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट या ट्रेवल करेंगी। जैसे कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे जाएगी, कुछ यहाँ पे, ऐसे हर तरीके से जाएगी। ध्यान देना। अब यहाँ पे, यहाँ कलर दूसरा ले लेते हैं जी, यहाँ पे ये जो सबसे पहले जाके इधर टकराई है ना, भूकंपीय जो एक तरंग है, तो इसी वाले पॉइंट को आप क्या बोल देते हो? एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब क्या होता है जी? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र वो होता है कि जो जहां से भूकंप का जन्म हुआ है बिल्कुल ठीक उसके ऊपर वाला हिस्सा, यानी उसके 90 डिग्री एंगल पे, यानी भूकंप की तरंगें जहां पे सबसे पहले महसूस की जाएगी उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को आप लोग बोलते क्या हो? यहां पे बोलते हैं आप उसको एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। ओके, अब जहां पे इसका ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन, है ना, ऑफ एन अर्थक्वेक, ओरिजिन पॉइंट ये वाला, इसी को आप लोग क्या बोल देते हो? हाइपोसेंटर। इसी को आप क्या बोल देते हो? फोकस। यानी ये क्या है? उद्गम केंद्र। ये क्या है जी? उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र भी इधर किसका? भूकंप का, ठीक है। यानी ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन अर्थक्वेक इज जनरली नोन एज एन अर्थक्वेक, या मैं कहूं सॉरी नोन एज अ फोकस और हाइपोसेंटर, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट ऑफ एन अर्थक्वेक यानी जहां पे भूकंप का जन्म होता है उस वाले पार्ट को आप लोग क्या बोल देते हो? हाइपोसेंटर, या मैं कहूं उसको आप फोकस बोल देते हैं। इस टॉपिक से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम जो एग्जाम आप लोग देखते हैं उनमें ज्यादातर इसी के पास रहते हैं कि एपिसेंटर क्या है। एपिसेंटर क्या है? जहां से भूकंप का जन्म होता है उसके बिल्कुल ठीक ऊपर का पॉइंट, है ना, ठीक उसके ऊपर का क्षेत्र। अच्छा, हाइपोसेंटर क्या है? हाइपोसेंटर वो वाला भाग जहां पे भूकंप तरंगों का जन्म होता है,
ठीक है, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आप देखते हैं हाइपोसेंटर उद्गम केंद्र। अब इसी के साथ में इसको आप मापते किससे हैं? ठीक है, अब दुनिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं? वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पूरी पृथ्वी पे, पूरी अर्थ पे 3 बड़े अर्थक्वेक के आने वाले क्षेत्र हैं, या मैं कहूं कि पूरी पृथ्वी पे भूकंप के 3 बड़े क्षेत्र माने जाते हैं। एक तो है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसको आप लोग रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर का एरिया, सबसे ज्यादा भूकंप वहां पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो अटलांटिक ओशियन यानी मैक्सिको से शुरू होती हुई अटलांटिक ओशियन और इवन हिमालय और इधर ये जो वाला पार्ट सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया वाला पार्ट, वहां तक उस वाली बेल्ट में आते हैं। भारत इसी बेल्ट में है ना, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ही भारत स्थित है। ठीक है, यहां पे रिंग ऑफ फायर के बाद में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तीसरा अटलांटिक रिज वाला पार्ट, ठीक, जो आपका अटलांटिक ओशन में है, तीसरा पार्ट हुआ कि जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। यानी इन तीनों क्षेत्रों में दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, आपको अपने एग्जाम के हिसाब से ये चीज यहां पे फोकस करनी है। उसके बाद में है फॉल्ट जोन क्या है ना। ये फॉल्ट मतलब जाहिर सी बात है, फॉल्ट क्या होगा कि भाई जैसे ये 2 लैंड पार्ट है। अब लैंड पार्ट चाहे तो ये समुद्र की जमीन हो सकती है, चाहे ये हमारे पास में जो ये ड्राई लैंड वाला पार्ट ये हो सकता है। ठीक है, या तो ये इसके ऊपर खिसक जाएगा, या ये इससे नीचे उतर जाएगा, या फिर इसके साइड से ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक, तो छोटे लेवल पे जो होती है उनमें कुछ मूवमेंट फॉल्ट बोलते हैं आप उसको, है ना, कुछ लैंड वाले पार्ट में। तो इसकी वजह से भी क्या आते हैं जी, यहाँ पे कुछ भूकंप आ रहे होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन भ्रंश के साथ होता है। भ्रंश भूपर्पटी की चट्टानों में एक तीव्र दरार है। ठीक, भ्रंश के किनारों की चट्टानें विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। जब ऊपर की चट्टानें उन पर दबाव डालती हैं तो घर्षण उन्हें आपस में बांध देता है। इसका मतलब यह है कि देखो, इन्हीं के कारण, जैसे आप लोग देखते हैं, इन्हीं के कारण कुछ और कंसेप्ट भी हमारे सामने आते हैं। जैसे रिफ्ट वैली क्या है, रैंप वैली क्या है, ब्लॉक माउंटेन किसे कहते हैं, हॉर्स्ट माउंटेन किसे कहते हैं, इनका बड़ा रोल रहता है जी उनके ओरिजिन में। ठीक है, अब क्या होता है वो भी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं भूकंप का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और जैसा आप लोगों को पता है कि आपकी लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। ठीक, तो लाइव क्लास जो आपकी शुरू हो चुकी है उनमें आप जो भी शेड्यूल आपको बताया जाएगा, जो भी शेड्यूल आपको बताया गया है उसके हिसाब से आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं, जो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, वहां पे जो भी फैकल्टी लाइव होंगी उनसे आप अपने डाउट भी जो उधर पूछ सकते हैं, और कोशिश पूरी की जाएगी आपके डाउट भी वहां पे शॉर्ट आउट किए जाए। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, है ना, या मैं कहूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो उससे अच्छा कि ये कि इसका बचा हुआ पार्ट हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम लोग आपको दे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग अपने आप को बिल्कुल रिदम के साथ में एक तैयारी के साथ रख रहे होंगे, या मैं कहूं आप अपनी बहुत अच्छी जो एक तैयारी है वो आप कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, टेलीग्राम चैनल हो, चाहे आपका ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां से जुड़ के भी आप कंटेंट आप ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल उधर आपको मतलब हम लोग भेजते हैं, या फिर मैं कहूँ हमारी टीम उधर भेजती है आपको। ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हैं उसको। खैर, थैंक यू गाइज, आप इवन अपना ख्याल रखिए, सर्दियां आ रही हैं और थोड़ा सा सर्दी से भी आप लोग बच के रहिए। कभी ऐसा ना हो कि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ा जाए और फिर मामला क्या हो, गड़बड़ हो। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच।